नमस्कार, मैं वंदना एक बार फिर लेके आई हूँ अब पेंटिंग का ट्यूटोरियल आपके लिए। थर्ड डे हमारा और सेकंड लेयर पे अब हम काम करेंगे। लेकिन ठहरिए, क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब करिए और लाइक कर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरा कुछ फ़ायदा भी होगा। ठीक है, उससे मुझे पता भी चलता है कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। एक बात और, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर अपने क्वेरीज़ को डाल सकते हैं। मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं किसी भी तरह की, और जिस तरह की आप वीडियोस चाहते हैं मुझसे आप वो भी मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियोस में उन चीज़ों को डाल सकूं। चलिए शुरू करते हैं एक बार फिर अपनी पेंटिंग को। यहाँ मैं थोड़ा सा जो पिक्चर है आपको दिख रही है वो थोड़ी भागती हुई दिखाई दे रही होगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट उसमें इसको रखा है वीडियो को, ताकि जल्दी से ये आप देख सकें। क्योंकि रियल टाइम में इतना सारा फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। तो हमें जब हम सेकंड लेयर बना रहे होते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा क्या ध्यान रखना होता है कि अब हम अपनी जो पिक्चर है उसको उसकी शेप देनी है, प्रॉपर शेप देनी है। तो उसके लिए हम उसके जो शेड्स हैं, उसकी वैल्यूज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग ही अपना जो कलर है वो अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे शुरू में आपने देखा, मैंने इसमें बिल्कुल लाइट कलर लिया, क्योंकि नोज़ का जो ये वाला एरिया था ये बहुत हाईलाइटेड था, इस पर लाइट पड़ रही थी, तो ये बिल्कुल वाइट सा था। तो इसलिए मैंने शुरुआत में इसमें वाइट कलर ऑलमोस्ट लिया है, और उसी से ही धीरे धीरे मैं जहाँ जहाँ लाइट पड़ रही है उस जगह का लाइट एरिया जो है उसको सबसे पहले मैंने कवर किया। और कवर करने के बाद में मैं धीरे धीरे ये हम जहाँ थोड़ा थोड़ा डार्क होता जा रहा है तो वहाँ पे हल्का हल्का हम डार्क कलर लगाते चले जाते हैं। बीच बीच में मैं फ़ैन ब्रश से इस तरह से इसको मर्ज कर देती हूँ, ताकि जो ग्लेयर आता है, शाइनिंग आ रही होती है, तो उससे कई बार हमें कलर का सही से पता नहीं चलता। तो इस फ़ैन ब्रश का यूज़ हमारा यही है कि इस पर हल्का सा हम ब्रश मारने से वो ग्लेयर ख़त्म हो जाता है। और मैं धीरे धीरे, देखिए आप, शेप दे रही हूँ, नोज़ की शेप देनी है। तो ये हल्का सा हमने ग्रे कलर को थोड़ा डार्क कलर करना शुरू करा, ताकि उसकी लाइन एजेस बनानी है तो वो प्रॉपर एजेस बन जाएं। और इस समय शेप का खास तौर से आर्ट का ध्यान रखिएगा, ड्राइंग का, कि वो बिल्कुल सही शेप पे अब आप यूज़ करेंगे। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि फ़र्स्ट लेयर के अंदर आप कैसे भी हल्की सी मार्किंग करते हैं, लेकिन जब हम सेकंड लेयर पे आते हैं तो हम उसके फीचर्स को उभारना शुरू कर देते हैं। और वो आप जैसे जैसे आप वैल्यूज़ का ध्यान देंगे कि जहाँ लाइट है जहाँ वहाँ लाइट कलर करते चले जाएँ, जहाँ डार्क है थोड़ा सा तो डार्क करते चले जाएँ, उससे ही धीरे धीरे ये जो फीचर्स हैं हमारे उभर कर आने लगते हैं। बस प्लेसमेंट देखनी पड़ती है कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पर देखें। तो उसको देखने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप थोड़ा सा पीछे जाके बार बार उसको चेक करें अपनी पेंटिंग को। एक्चुअली जब हम सामने से काम करते रहते हैं तो हमारी जो आँखें होती हैं वो उसकी यूज़ टू हो जाती हैं, और इस वजह से हम उसकी कमियों को देख नहीं पाते हैं। तो ऐसे में हमें थोड़ा सा पीछे जाकर और फिर उसकी कमियों को देखना चाहिए कि हमारी शेप बिल्कुल सही आ रही है या नहीं आ रही है। और अगर शेप सही नहीं आ रही है तो हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो ऐसे में धीरे धीरे इसकी जो शेप है उसको ठीक करने के लिए हम उसकी वैल्यूज़ के हिसाब से, जहाँ पे हल्का सा भी डार्क शेड है वहाँ मैं डार्क शेड ले रही हूँ, और जहाँ पे लाइट है वहाँ पे लाइट शेड ले रही हूँ, जिससे कि धीरे धीरे उसका जो नोज़ का एरिया है वो बिल्कुल क्लियर होता चला जाए। देखिए इस तरह से मैंने नीचे से थोड़ा हल्का सा डार्क, ये देखिए, क्योंकि इसकी टिप जो थी वो बिल्कुल वाइट थी, लेकिन उसके बाद में हल्का सा शेड चेंज हुआ तो हमने थोड़ा सा चेंज किया, और उसके बाद में उसको फ़ैन ब्रश की सहायता से मर्ज कर दिया। इस तरह से हम धीरे धीरे इसका शेप्स को बनाते चले जाते हैं। जितना आप अगर सेकंड लेयर के अंदर ही काफ़ी काम कर लेंगे तो थर्ड लेयर में आपकी पेंटिंग ऑलमोस्ट पूरी हो जाएगी। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि सेकंड लेयर में काफ़ी हद तक कर लें।
लेकिन स्टार्टिंग में नहीं होता ऐसा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। शुरू में आप जब बनाओगे, पहले अगर आप बिगनर हो तो आप ये सोचो कि आप सिर्फ सेकंड लेयर के अंदर आपने शेप नहीं दे पाए, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जब मैंने शुरुआत करी थी और मैंने सीखी थी पेंटिंग, तो आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे 1 साल लग गया था एक पेंटिंग को पूरा बनाने में, और पता नहीं कितनी लेयर उसके ऊपर चढ़ा दी थी मैंने, मिटाती रही और चढ़ाती रही। तो ये इसमें आप बिल्कुल परेशान ना हो। ये कोई रूल नहीं है कि आपको 2-3 लेयर के अंदर ही काम करना है, या 2 लेयर के अंदर ही काम करना है, या 4 लेयर के अंदर काम करना है, ऐसा कुछ नहीं है। और ऑयल पेंटिंग तो ऐसी चीज़ है कि आप इसको मिटा सकते हो, बना सकते हो, ठीक कर सकते हो। तो आप पूरा एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर कर सकते हो आराम से। बस आपको एक बार सीखने की लगन होनी चाहिए और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए अपना काम को करने की। देखिए, जब हमें कोई फीचर को उभारना होता है, तो अगर हमने एक जगह पे लाइट का दिया है पूरा, जहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो उसके दूसरी साइड हमेशा शैडो पड़ती है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और शैडो हमेशा डार्क होती है, तो जब हम थोड़ा सा डार्क एरिया उसको देंगे, तभी जो फीचर है हमारा उभर कर आता है। तो इसीलिए डार्क वैल्यूज़ हमेशा उसके बिल्कुल साइड में होती है, जहाँ पे भी बिल्कुल लाइट वैल्यू होती है हमारी। तो आप देखिए, नाक के बराबर में मैंने थोड़ा सा डार्क कलर दिया है, तो वो इसीलिए दिया है कि जैसे ही मैंने डार्क कलर दिया, वैसे ही वो नाक एकदम से उभर कर दिखाई देने लगी। ऐसे ही अब ये आँख के एरिया में हमारा जो आईज़ हैं, उसमें भी यही है कि जो हमें हाईलाइटेड एरिया है हमारा, जैसे आँख का जो शुरुआत का ये एरिया है, ये देखिए ये हाईलाइटेड है, और इस पे मैं इसीलिए वाइट कलर को यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि लाइट का जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है वो इसको हाईलाइट कर रहा है। लेकिन इसके बिल्कुल बराबर में जो नाक का एरिया है वो बिल्कुल डार्क होना चाहिए। जितना वो डार्क होगा, उतना ही हमारी जो आँख है वो उभर कर दिखाई देगी। इसको इस तरह से हम करते हुए इसको मर्ज करते चले जाते हैं, क्योंकि स्ट्रोक्स दिखने नहीं चाहिए। मैं अक्सर मर्ज करने में अपने हाथ का इस्तेमाल भी करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उससे मैं कलर को ज़्यादा अच्छी तरह से इवनली स्प्रेड कर पाती हूँ। तो फ़ैन ब्रश का काम मैं कई बार हाथ से भी कर देती हूँ। ये मेरा तरीका है, आप करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। अब ये देखिए, अब हमने आँख बनाने के लिए ये इसमें आपको ग्लेयर की वजह से इतना डार्क कलर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ब्लैक है। अब इस बच्चे का हुडी पहना हुआ था, तो वो हुडी बनाने के लिए उसका ब्लैक कलर से उसको मैंने, उसका सेकंड लेयर जो थी वो हम करेंगे इसकी, तो इससे आपको एक शेप आ जाएगी, और हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमें कहाँ कहाँ पे अपना जो शैडोज़ हैं वो कहाँ कहाँ पे दिखानी है। जैसे कि आँख के आसपास ये देखिए, ये जो एरिया है हमारा, ये उसका डार्क है, क्योंकि जब कोई हुडी पहनते हैं तो उसकी एक परछाई पड़ती है, और उसकी वजह से जो वो एरिया है वो थोड़ा सा डार्क रहेगा, तभी उसकी जो डेप्थ दिखाई देगी आपको। तो इसलिए पेंटिंग करते हुए इन सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, और इसीलिए कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन का खेल है पेंटिंग। जितना आप ज़्यादा अच्छी आपकी ऑब्जर्वेशन होगी, उतनी अच्छी पेंटिंग आप कर सकते हैं। तो बड़े गौर से अगर आपने जब भी कोई पेंटिंग बना रहे हैं, तो उसको बड़े गौर से पहले देख लीजिए, अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व कर लीजिए कि कहाँ पे लाइट है, कहाँ पे डार्क है, और उसके बाद अगर आप काम करेंगे तो आपसे गलतियाँ थोड़ी सी कम होंगी। ये देखिए, जैसे ही मैंने नाक के पास में थोड़ा सा डार्क शेड दिया, तो नाक अपने आप उभर के आ गई। अब ऐसे ही लिप का ये एरिया है, ये ऊपर का जो लिप है वो हमारा थोड़ा डार्क है। यहाँ इसकी शेप भी देनी है, क्योंकि ये मैंने एक रफ़ मार्किंग करी हुई थी, और यहाँ पे इसकी शेप देनी बहुत ज़रूरी है। तो शेप देने के लिए, क्योंकि इसके इस साइड में तो सारा ब्लैक कलर से है, डार्क वैल्यूज़ है सारी हमारी, तो ये जैसे ही हमने डार्क कलर किया, वैसे ही उसका जो चेहरा है वो उभर के आने लगेगा।
और उसकी जो शेप है चेहरे की वो भी आने लगेगी। ये देखिए उसका लिप का एरिया बना दिया, और अब हम उसके नीचे का ठोड़ी की जो एरिया है, चिन का एरिया, उसको भी शेप देंगे। तो इस तरह से मिक्सिंग करते हुए अब हम जितना हमारा बाहर का है उसको भी जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमें ये जो हमारी पिक्चर है वो उभर कर आती हुई दिखाई नहीं देगी, और जब तक वो उभर के आती हुई दिखाई नहीं देगी तब तक आपको बनाने में मज़ा नहीं आएगा, आपको लगेगा कि हमने क्या कर दिया। तो वो इसलिए मैं इसकी जो बाहर की आउटलाइन है वो ज़रूर कर देते हैं शुरू में ही। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो एरिया था ये उसको उभारने की कोशिश करिए। ये बच्चा बहुत उदास था क्योंकि, और उदास चेहरे में हमेशा जो ये वाला हिस्सा है लिप के पास का वो हमेशा नीचे को थोड़ा सा लटक जाता है। तो उसको मैंने इस तरह से ये सब चीज़ों का हम ध्यान देंगे। तो देखिए इस तरह से इसको मिक्स कर दिया जिससे कि एजेस भी हमेशा मिक्स कर लेनी चाहिए थोड़ा सा, तो नेचुरल टच आ जाता है उसका। हाँ, मैं हाथ का इस्तेमाल करती हूँ, आप फ़ैन ब्रश का करिएगा प्लीज़। ये हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि हाथ से मैं बहुत अच्छा मर्ज कर लेती हूँ और मुझे ज़्यादा अच्छा वो लगता है। देखिए नीचे के लिप के ऊपर हाइलाइट्स हैं वाइट कलर की, तो मैंने हल्की सी दे दी है और थोड़ी सी अभी छोड़ दिया है क्योंकि थर्ड उसमें जब हम पूरी तरह से हाईलाइट देंगे तो ये मेरी आदत है दूसरा ब्रश हाथ में रखने की, तो वो बीच बीच में दिखाई देने लगता है आपको। तो इस तरह से हम जो चेहरे की देखिए अब आप पूरा चेहरा हमारा जो है वो धीरे धीरे अपना जो रूप है वो ले रहा है, धीरे धीरे उसके फीचर्स बच्चे के उभरते चले जा रहे हैं। अभी भी बहुत कुछ है इस चेहरे पे जिसको उभारना है, क्योंकि गीला कलर होता है और जैसे हम मिक्स करते हैं तो ये इसका जो शेड है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। इसीलिए जब ये बाद की जो हमारी हाइलाइट्स होती हैं वो बिल्कुल सूखने के बाद हम देते हैं। और मैं जो कह रही थी कि वो हम थोड़े से थिक उससे दें, जो थर्ड लेयर है वो मेरी थिक कलर की होती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि वो लास्ट में जो है ना बिल्कुल थिक कलर से उसको मैं हाईलाइट करती हूँ। जब करूँगी आप देखेंगे। अभी तो मेरी जो पूरा कंसर्न है वो इसी तरफ है कि इसके फीचर्स को हम ज़रा उभार लें। जो जो कमियां हमें नज़र आ रही थी अपनी ड्राइंग में उनको ठीक कर लें, क्योंकि तब तो ढंग से करी नहीं थी, उसको ऐसे ही सिर्फ मार्किंग करी थी। अब वैल्यूज़ को देखते हुए उसको हम करते चले जाएंगे, कहाँ लाइट पड़ रही है कहाँ शेडो आ रही है उस पर कंसंट्रेट करते हुए लगातार आप पेंट करिए। आप देखिएगा कि अगर आपने वैल्यूज़ पे ध्यान दिया कि कहाँ पे डार्क हो रहा है कहाँ लाइट हो रहा है और कहाँ नहीं, तो आप केवल उतना देख के उस जगह पर अगर आपने वो केवल ब्रश का स्ट्रोक भी मार दिया ना तो आपके फीचर्स उभर के आ जाएंगे। और ये बात गांठ मार लीजिए कि कभी भी अगर आपने वैल्यूज़ पे ध्यान दे दिया और उसकी डार्कनेस और लाइटनेस पे ध्यान दे दिया तो आपको लगेगा कि आपको पता ही नहीं चला कब आपकी पिक्चर जो है वो बिल्कुल सही बन गई। पिक्चर को बनाते हुए स्केचिंग करते हुए उसकी बारीकियों पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस समय आप कलर कर रहे हो उस समय सिर्फ वैल्यूज़ का ध्यान रखिए और आपकी जो पोर्ट्रेट है या पिक्चर है वो अपने आप उभर के आ जाती है। देखिए जब किसी का होठ लटका हुआ होता है तो उसके नीचे हमेशा शैडो होती है, तो वहाँ पे हमें उसकी डार्क शैडो देंगे बच्चे की। ऐसे ही नाक के नीचे का हिस्सा भी हमारा थोड़ा सा डार्क होता है, कभी भी आप गौर करेंगे अपने फेस पे भी तो उसको भी हमें थोड़ा सा डार्क रखना है। ऐसे ही आँख का कोना अगर आप उसको लाइट कर देंगे तो उसकी डेप्थ दिखाई ही नहीं देगी, तो डेप्थ दिखाने के लिए हमें हमेशा डार्क कलर मतलब कि डार्क वैल्यूज़ का यूज़ करना पड़ता है। इन सब चीज़ों को ध्यान देते हुए आप इसको करते करिए। सेकंड लेयर ऑलमोस्ट हमारी होने वाली है। देखिए चेहरे की जो थोड़ी बहुत कमियां मैं पीछे जा के मैं देख रही हूँ, जो जहाँ भी मुझे लग रही है तो मैं उसे फिर से दोबारा से अप्लाई करके उसको शेप को लाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी
जैसे कि मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि इसके शेड आँखों के पास थोड़ा सा और डार्क होना चाहिए, तो उसको और डार्क कर देंगे हम। तो इसको धीरे धीरे इसी तरह से आप अप्लाई करते रहिए। चेहरे के इस हिस्से को कंप्लीट करने के बाद अब हमें अपना बाकी का कैनवस भी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो उसको कवर करने के लिए हमने पहले ही ब्लैक कलर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था ब्लैक कलर जिसमें हमने क्रिम्सन और ब्लू को मिला के, पर्शियन ब्लू को मिलाकर बनाया हुआ था, थोड़ा सा न्यूट्रल करके, और वो उसी कलर से हम इसको कवर करेंगे पूरा का पूरा कैनवस को। क्योंकि बच्चे ने हुडी पहनी हुई है और बहुत सारा पोर्शन हमारा उसकी हुडी की वजह से यही शेड का रहेगा। गलती से मैंने पूरा का पूरा कैनवस ही ब्लैक कर दिया है, लेकिन अभी हम हुडी का शेप दे देंगे बाद में। इसके जहाँ तक इसकी हुडी आ रही है वहाँ तक इसकी शेप देंगे थोड़ा सा, लेकिन वो हम अपनी थर्ड लेयर में भी कर देंगे उस काम को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा इस मामले में ऑयल पेंट बढ़िया चीज़ है कि सूख जाए तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से अब हमने इसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा ये केवल ऊपर की लेयर ही हम इसकी ऊपर का पोर्शन ही कवर करेंगे, और कल को हम इसका नीचे का पोर्शन कवर करेंगे, क्योंकि कल तक ये इतना सूख नहीं पाएगा। और मेरा हाथ, अगर हम उसको टच करते हैं तो कई बार हाथ लगने से या किसी वजह से ख़राब हो जाता है। तो हम इसका तरीका सबसे अच्छा यही है कि जिस पोर्शन पे हमें काम करना है वो एक दिन कर लेते हैं, नेक्स्ट डे हम दूसरे पोर्शन पे काम कर लेते हैं। तो इस तरह से आज हमने इसके ऊपर के पोर्शन पे काम कर लिया और कल को हम इसके नीचे के पोर्शन पे काम करेंगे। तो आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलते हैं आपसे पेंटिंग करते हुए। नमस्ते।